हेलो दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा आर ओ ए आर ओ का टेस्ट 1 है, जिसका हमने ये पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। हमने बताया था ये आर ओ और ए आर ओ के लिए हम एक टेस्ट को 3 भाग में कवर करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था जंग किसका मिश्रण होता है। तो ये जंग जो होता है जो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। जंग किस कारण से लगता है? ऑक्सीजन और नमी के कारण हमारा जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। हमें इसमें गलत बताना है कौन सा है। रसायन विज्ञान के जनक लैब्रोजियर थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन डार्विन ने किया था। हिप्रेन नामक प्रोटीन का उत्पादन बक्का से होता है और हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के कारण होता है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है गलत कौन सा है। हम 27वें की बात कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान के जो जनक थे लैब्रोजियन थे। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। लेकिन ठीक है, हिप्रीन नामक प्रोटीन का उत्पादन ये कहाँ से होता है? दोस्तों ये बक्का से नहीं होता है, ये यकृत से होता है। हिप्रीन कहाँ से होता है प्रोटीन का उत्पादन? ये यकृत से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। बाकी हमारे बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन हमारा तीसरा गलत है, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमें इसमें गलत ऑप्शन को बताना है गलत कौन सा है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। ये हमारा बिल्कुल सही है। जो लार में हमारा क्या पाया जाता है? टाइलिन को पाया जाता है। नाभ के विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभ के विखंडन में जो हमारा ये न्यूट्रॉन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। पोंजेट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोंजेट्रॉन की जो खोज की थी एंडरसन ने की थी। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कैथोड के द्वारा होता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। जो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है ये एनोड के द्वारा होता है। किस कारण से होता है? एनोड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते देखिए दोस्तों, इसमें क्या था 28 में ही। विद्युत अपघटन किस कारण होता है? एनोड के कारण होता है। और पोंजेट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। और नाभ के विखंडन में क्या होता है प्रयुक्त? न्यूट्रॉन होते हैं। और लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमें क्या करना है? मिलान करना है। देखिए पटाखों में जो हरा रंग होता है किस कारण से होता है? जो पटाखों का हरा रंग होता है किस कारण से होता है? बेरियम के कारण होता है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा वाला लोहा, उसको क्या बोलते हैं? जिस लोहे में कार्बन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? अगर हम रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक की बात करते हैं, बताइए दोस्तों कौन थे इसमें रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक? तो हैरिसन थे। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? हैरिसन थे। माइक्रोमीटर के आविष्कारक विलियम कोजीन थे। माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? विलियम कोजीन थे। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं हम। पटाखों का जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। कार्बन की मात्रा न्यूनतम मात्रा वाला लोहा क्या कहलाता है? पिटवा लोहा कहलाता है। अगर रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं तो इसके आविष्कारक कौन थे? हैरिसन थे। माइक्रोमीटर के आविष्कारक विलियम कोजीन थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले थे दोस्तों। तीस हुआ। कुछ ही उपकरण हैं और इनके आविष्कारक हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था? मशीन गन, इसका आविष्कार किसने किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। अगर हम दोस्तों मशीन गन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मशीन गन का जो आविष्कार किया था सर जेम्स पकल ने किया था। पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें गलत है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था सर जेम्स पकल ने किया था।
माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। देखिए अब कुछ मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको एक आसानी से याद हो जाएगा। अगर हम माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं, जॉन सैन ने, माइक्रोस्कोप से कुछ चीज़ देखते हैं ना, किसको देखेंगे हम, जान को देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप के आविष्कार कौन थे, जॉन सैन थे। ट्रिक से याद रखना दोस्तों। मोटरसाइकिल में पहिए होते हैं, वो गोल होते हैं ड्रम की तरह, तो डैमलर के द्वारा। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था, डैमलर ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रेस को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्गों में बांट देते हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्गों में बांट देते हैं। तो गुटेनबर्ग ने किया था इसका आविष्कार। फिर देखना, मशीन गन की बात कर लेते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था, सर जेम्स ने किया था। मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स ने किया था। माइक्रोस्कोप से क्या देखें, जान को देखेंगे हम, तो जॉन सैन ने किया था। मोटरसाइकिल में पहिए होते हैं, गोल होते हैं ड्रम की तरह, तो डैमलर ने किया था इसका। और प्रिंटिंग प्रेस का हम वर्गों में बांट देते हैं, तो गुटेनबर्ग ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। देखिए इसमें हमें सही बताना है, सही कौन सा है। नग्न बीज मरुबुद्ध होते हैं। नग्न बीज में परागकण की क्रिया वायु द्वारा होती है। जिम्नोस्पर्म संबंधित है प्लांटे किंगडम और उप किंगडम एम्फीबियोफाइटा से। तो देखिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जो नग्न बीज होते हैं मरुद्भिद होते हैं। इनका जो परागकण की क्रिया होती है वायु के द्वारा होती है। जो संबित होते हैं प्लांटा से संबंधित होते हैं ये, और किंगडम और उप किंगडम एम्फियोफाइटा से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए हमें इसमें गलत बताना है, गलत कौन सा है। कंद क्या आलू होता है, धनकंद गाजर होता है, सलकंद प्याज होता है, तुर्क रूपी मूली होती है। अगर हम बात कर लेते हैं तो कंद किसको बोला जाता है, आलू को क्या बोला जाता है, कंद बोला जाता है। ये हमारा सही है। धनकंद की बात कर लेते हैं तो गाजर, ये बिल्कुल गलत है। जो धनकंद बोले जाते हैं बंडा होता है। धनकंद क्या होता है हमारा, ये बंडा होता है। ठीक है दोस्तों। और सलकंद की बात कर लेते हैं, प्याज, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तुर्की रूपी क्या होती है, मूली होती है। ये क्या होता है, रूपांतरित जड़ है। तुर्की रूपी क्या होती है, मूली होती है। इसको क्या बोलते हैं, ये रूपांतरित क्या होती है, जड़ होती है ये देखिए रूपांतरित तना है। कंद क्या होता है, आलू होता है। धनकंद बंडा होता है। सलकंद प्याज होती है। और तुर्क रूपी क्या होती है, मूली होती है। ये क्या होती है, रूपांतरित जड़ होती है। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, देखते हैं इसमें कौन सा गलत हमें ये बताना है। ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोग, जो प्राथमिक गतिविधियों में लोग लगे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लाल कॉलर वर्कर बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हार्डवर्क करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लाल कॉलर वर्कर बोला जाता है। द्वितीय गतिविधियों में लगे लोग क्या बोलते हैं, ब्लू कलर बोला जाता है। कि हमारा बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल सही है। ये उद्योगों में लगे होते हैं। सेवा क्षेत्र में लगे लोग पिंक कॉलर वर्कर कहलाते हैं। देखिए जो पिंक कॉलर वर्कर होता है ये हमारा बिल्कुल गलत है। थर्ड ऑप्शन, जिसने क्या पूछा था, गलत ही पूछा था, तो थर्ड हमारा क्या गलत है। अगर हम पिंक कॉलर वर्कर की बात कर लेते हैं, ये महिलाओं से संबंधित होता है। परंपरागत रूप से इसमें महिलाएं कार्य करती हैं। अगर हम वाइट कॉलर की बात कर लेते हैं, ये ऑफिसर जो होते हैं, जो उच्च पदों पर बैठे होते हैं, उनसे संबंधित होता है। इसमें शिक्षित लोग कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम वाइट कॉलर की बात कर लेते हैं तो ऑफिसर के पदों पर होते हैं जो, ठीक है, ऑफिस में जो पदों पर होते हैं, और ये शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं। तो वो कौन सा आते हैं, वाइट कॉलर वर्ग के लोग आते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चल रहे थे दोस्तों। ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा सनराइज सेक्टर उद्योग में नहीं आता। देखिए सनराइज सेक्टर क्या होता है। देखिए जो सनराइज सेक्टर होता है ये प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें
प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, सनराइज सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमारा, इसमें क्या पूछा है, क्या नहीं आता है, तो इसमें खुदरा क्षेत्र ये भी हमारा आता है, मछली पालन आता है ये, और क्या आता है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर क्या कपड़ा उद्योग आता है, कपड़ा उद्योग भी आता है हमारा, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। सी, सूचना प्रौद्योगिकी ये भी आता है, लेकिन इसके अंदर कपड़ा उद्योग नहीं आता है। कपड़ा उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि कच्चे मटेरियल से बनाया जाता है इसको, तो कपड़ा उद्योग सेकंड सेक्टर में आ जाएगा। उसमें आता है प्राइमरी सेक्टर के जितने भी उद्योग होते हैं वो किस में आते हैं, सनराइज सेक्टर में आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, खुदरा क्षेत्र हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, लेकिन कपड़ा उद्योग हमारा द्वितीय में आता है, तो इसलिए सनराइज सेक्टर में हमारा कपड़ा उद्योग नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया गया है, सनराइज उद्योग एक ऐसा क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लेकिन तेजी से उछाल दिखाई दे सकता है। इस उद्योग को आमतौर पर उच्च विकास दर, उच्च स्तर वाले के नवाचार की विशेषता होती है, और आमतौर पर इस क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी जागरूकता होती है, और निवेश इसकी दीर्घकालीन विकास संभावनाओं से आकर्षित होता है। यानी जो प्रारंभिक अवस्था वाले उद्योग होते हैं, इनकी जो होती है विकास दर उच्च होती है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां, एम्फीबियन NBFC, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये NBFC क्या होता है ये बताना है, ठीक है। अगर हम NBFC की बात कर लेते हैं, मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता, क्या करता है ये, मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी फुल फॉर्म की बात कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो क्या है, जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान और निपटारा प्रणाली की हिस्सा बनती हैं, वे स्वयं पर चेक जारी नहीं कर सकती। देखिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है वो जमा स्वीकार नहीं करती हैं, वो चेक जारी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और ऋण गारंटी इस तरह के वो कार्य भी नहीं कर सकती हैं। वो जमा बीमा ऋण गारंटी कार्य भी नहीं करेंगी, वो चेक जारी नहीं करेंगी, और वो मांग जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेंगी। वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, जिसके तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 35 था। 36 क्वेश्चन की ओर चल लेते दोस्तों। अब हम देखिए इसमें क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा बाजार का एक प्रकार नहीं है। अगर हम विदेशी मुद्रा बाजार की बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा प्रकार नहीं है इसका ये बताना है। अगर हम विदेशी मुद्रा बाजार का रिस्क मार्केट, ये किसी मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं होता, यानी विदेशी मुद्रा बाजार का प्रकार नहीं है रिस्क मार्केट। तो कौन कौन से हैं इसके हिस्सा हैं, फॉरवर्ड मार्केट है, स्वैप मार्केट है, विकल्प मार्केट है, और कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बाजार भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हमें 3 याद रखना, विदेशी मुद्रा बाजार के प्रकार कौन कौन से, फॉरवर्ड मार्केट है, स्वैप मार्केट है, विकल्प मार्केट है, फ्यूचर बाजार भी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बाजार भी हो जाएगा, और सपाट बाजार भी हो जाएगा। ये 5 होते हैं। कौन कौन से, सपाट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑपरेशन और स्वैप, ये विदेशी मुद्रा बाजार के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, लेकिन रिस्क मार्केट नहीं होता है। 37 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, ये बताना है हमें इसमें कौन सा सही है। इसमें गांधी योजना दे रखी है, बॉम्बे प्लान दे रखा है, 20 सूत्री कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, ये कब पारित हुआ। देखिए अगर हम गांधी योजना की बात कर लेते ये गलत है। तो गांधी योजना हमारी कब आई थी, 1944 में आई थी, 1944 में। बॉम्बे प्लान हमारा कब आया था, 1934 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, ये 1944 में लागू हुआ था। इसको 15 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम ये 1975 में आए थे। ये
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब आया था? ये 2005 में आया था। ये कब आया था दोस्तों? 2005 में आया था। इसको लागू कब करा गया था? 2 फरवरी 2006 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में आया था। इसको लागू करा गया था 2 फरवरी 2006 को। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, गांधी योजना 1944 में, बॉम्बे प्लान 1934 में लागू करा गया था इसको, 1944 में। और जो बॉम्बे प्लान था 15 उद्योगपतियों के द्वारा इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते दोस्तों हम। इसमें क्या बताया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना हमें। मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। गुगामल महाराष्ट्र में है। फोकपुई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। रानी झांसी मरीन अंडमान निकोबार में है। दोस्तों बताना इनमें हमारा कौन सा सही नहीं है। तो जो पहला है मथिकेटी सोले राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ये हमारा बिल्कुल सही है। गुगामल कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल हमारा सही है। फोकपुई राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा मणिपुर में नहीं पड़ता है, ये हमारा मिजोरम में पड़ता है। तो फोकपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है हमारा? ये मिजोरम में पड़ता है। रानी झांसी मरीन ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो हमें याद रखना है रानी झांसी अंडमान निकोबार में है। फोकपुई राष्ट्रीय उद्यान हमारा मिजोरम में है। गुगामल महाराष्ट्र में है। मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बहुत ही आसान है, ये तमिलनाडु में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है? अगर हम द्वितीय प्रदूषक की बात कर लेते हैं, देखिए एक होते प्राथमिक प्रदूषक और एक होते द्वितीय प्रदूषक। अगर हम प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं, जो हमें प्रकृति से, जैसे कि हमें कोई चीज़ जलाई हमने, उससे जो प्रदूषण निकलता है वो प्राथमिक प्रदूषण होगा। जैसे कि प्राथमिक प्रदूषक के अंदर सीधे स्रोतों से प्राप्त होते हैं हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक, ठीक है, सल्फाइड सॉरी। यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पे द्वितीय प्रदूषक ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन है। द्वितीय प्रदूषक कौन कौन से हैं हमारे? ओजोन हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा और बेंजीन। ये हमारे गैसें जो है ना, उनसे ही आपस में बन जाते हैं। ये ओजोन किससे बनता है? जैसे ऑक्सीजन से ओजोन बन जाता है। अगर 3 कण मिल जाते हैं ऑक्सीजन के तो हमारा क्या बन जाता है? ओजोन बन जाता है इस तरह से। तो ये हमारे द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। जो डायरेक्ट प्राथमिक स्रोतों से में जो मिलते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? प्राथमिक यानी प्रथम श्रेणी के प्रदूषक हो जाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बताया गया है हमें बताना है, इसमें गलत कौन सा है। ठीक है, रुमनीदेई ये भगवानपुर में पड़ता है। देखिए भगवानपुर पड़ता है नेपाल में। लोरिया और राज ये चंपारण में पड़ता है। लमकान शिलालेख कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी में। टोपरा शिलालेख दिल्ली में। हमें बताना है इसमें कौन सा गलत है। 41वां। तो रुमनी दई कहाँ पड़ता है? भगवानपुर। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। बिल्कुल हमारा सही है। लोरिया अरे राज कहाँ पड़ता है? ये चंपारण बिहार में पड़ता है। ये भी बिल्कुल सही है। लमकान शिलालेख ये हमारा कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। ये कौशाम्बी गलत हो जाएगा। लमकान शिलालेख हमारा कहाँ पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है, जलालाबाद के पास में। टोपरा शिलालेख कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमारा इसमें जो गलत है, लमकान शिलालेख कहाँ पड़ेगा? ये हमारा अफगानिस्तान में पड़ेगा। ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते दोस्तों।
देखिए ये क्वेश्चन है, इरगुंडी ये कहाँ पर स्थित है शिलालेख और इसका स्थान बताना है। धौली, सोपरा, कालसी। देखिए कालसी की बात कर लेते हैं तो कालसी हमारा पड़ेगा देहरादून में, ठीक है। सोपरा पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र में। इरगुंडी कहाँ पर पड़ेगा पता हमारा, ये बताइए दोस्तों। तो इरगुंडी हमारा पड़ेगा करनूल में पड़ेगा ये, ठीक है। कहाँ पड़ेगा ये, कुरनूल जिले में पड़ेगा। और धौली कहाँ पड़ेगा, पूर्वी में पड़ेगा, उड़ीसा में ये। एक बार देख लेते हैं, कालसी देहरादून में पड़ेगा, सोपरा महाराष्ट्र में, धौली पुरी में पड़ेगा और इरगुंडी कहाँ पड़ेगा, करनल में पड़ेगा ये, करनूल में। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए महमूद शाह, आलम शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां। देखिए ये जो है सभी ये सैयद वंश से संबंधित है। और जो सैयद वंश था इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खां ने। ये जो सैयद वंश था 1400 से लेके कब तक था, 1450 तक, लगभग 36 साल तक ये हमारा सैयद वंश रहा था। तो पहला कौन था इसमें, देखो टिक से याद करना, खिज्र खां था। खिज्र खां को मुबारकबाद दी किसने, मोहम्मद शाह ने। किसको आलम शाह। देखिए सबसे पहले खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। खिज्र खां को मुबारकबाद किसने दी, मोहम्मद शाह ने, ठीक है। खिज्र खां को मुबारकबाद मोहम्मद शाह ने दी, किसके लिए, आलम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमें ट्रिक से याद रखना है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। इनके कार्यकाल कोई बात देखते हैं हम, तो खिज्र का 1414 से लेके 1421 तक था। मुबारक शाह 1421 से लेके ये 34 तक था। और मोहम्मद शाह 1434 से लेके 44 तक था। और आलम शाह 44 से लेके 50 तक था ये। अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, इन्हें कार्यकाल भी दे रखा है 1414 से 21 तक, 21 से 34 तक, 34 से 44 तक, 44 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। अरीज ए मुमालिक महालेखाकार से संबंधित है। अमीर ए वहर प्रजाजनों के आचरण पर नियंत्रित रखना। वरवक दरबार की कार्यवाही पूरी करना। शाहान ए पील आगंतुकों को सुल्तान से मिलाना। इसमें हमें बताना है कौन सा बिल्कुल सही है। इसकी हम बात कर लेते हैं। अरीज ए मुबालिक, इसमें क्या होता था, सैनिकों की भर्ती होती थी। अरीज ए मुबालिक इसमें क्या हो, ये गलत है हमारा, ये सैनिकों की भर्ती से संबंधित था। अमीर ए वहर जल मार्गों की देखभाल करना, उस पर नियंत्रण रखता था। अमीर ए बहर जल मार्गों की देखभाल करना, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था। वरवक दरबार की कार्यवाही पूरी करना, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शान ए पील ये हस्त साल का प्रमुख होता था। शान ए पील हस्त साल का प्रमुख होता था। ये गलत है हमारा, ये भी गलत है हमारा, ठीक है। तो एक ही सही है, वरवक दरबार की कार्यवाही को पूरा करने से कार्य होता था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अरीज ए मुमालिक सैनिकों की भर्ती करना, अमीर ए बहर जल मार्गों की देखभाल एवं नियंत्रण करना, वरवक दरबार की कार्यवाही पूरी करना, और शाहान ए पील हर साल का प्रमुख कहलाता था ये। क्वेश्चन नंबर 45, फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
तो चिराग अली शाह ने किया था। फ़कीर विद्रोह का नेता कौन था? इसमें नेता था चिराग अली शाह। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, ये 4 पत्रिकाएं दी गई हैं: उदंत मार्दंड, दिग्दर्शन, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी। अगर हम बात कर लेते हैं बंगाल गजट, तो 1779। दिग्दर्शन की बात कर लेते हैं 1818 में। संवाद कौमुदी की बात कर लेते हैं 1821 में। उदंत मार्दंड 1826 में। एक बार फिर से देखते हैं। दिग्दर्शन 1818 में, बंगाल गजट 1779 में, संवाद कौमुदी 1821 में, उदंत मार्दंड 1826 में इनका प्रकाशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बंगाल गजट 1779, दिग्दर्शन पत्रिका 1818, उदंत मार्दंड 1826, संवाद कौमुदी 1821। अगला क्वेश्चन है 47। हमें बताना है, इसका मैच करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ये मलावी झील कहाँ पड़ती है? तो मलावी झील मोजाम्बिक में पड़ती है। ठीक है। रुडोल्फ झील कहाँ पड़ती है? तो रुडोल्फ झील केन्या में पड़ती है। रुडोल्फ झील केन्या में, मलावी झील मोजाम्बिक में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मलावी झील मोजाम्बिक में, रुडोल्फ झील केन्या में पड़ती है, हुनूज झील चीन में पड़ती है, लडोगा झील रूस में पड़ती है। लडोगा झील रूस में, हुनूज झील चीन में, रुडोल्फ झील केन्या में, मलावी झील मोजाम्बिक में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में है? तो धौलागिरी पर्वत कहाँ पर है? ये नेपाल में है। 8172 मीटर का है ये। 8172 मीटर का है ये। कौन सा है? धौलागिरी पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तुर्कमेनिस्तान, इनकी में राजधानी बतानी है, कौन सी है? मोजाम्बिक, मोरक्को और गुआना। अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं, ये गलत है। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशखाबाद है। मोजाम्बिक की कौन सी है? मपूतो है, ये भी गलत है। ठीक है। गुआना की कौन सी है? गुआना की है अगाना, ये बिल्कुल सही है हमारी। और मोरक्को की कौन सी है? मोरक्को की है रवात। फिर से देखिए, गुआना की कौन है? गुआना की अगाना थी। मोरक्को की कौन सी थी? तो मोरक्को की थी रवात। मोजाम्बिक की मपूतो, तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद। तुर्कमेनिस्तान की कौन सी थी? अशखाबाद। देखिए, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद, मोजाम्बिक की मपूतो, मोरक्को की